नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आधुनिक युग के तानाशाह सद्दाम हुसैन के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक इराक पर राज किया, जो कि अरब जगत के सबसे लोकप्रिय और सबसे विवादित राजनेता रहे। सद्दाम हुसैन का जन्म 28 अप्रैल 1937 को बगदाद के उत्तर में स्थित तिकरित के आसपास अल ओजा गांव में हुआ था। उनके पिता एक मजदूर थे, जो कि उनके जन्म के पहले ही दिवंगत हो चुके थे। उनकी मां ने अपने देवर से शादी कर ली थी, लेकिन बच्चों की परवरिश के खातिर उन्हें जल्द ही तीसरे व्यक्ति से शादी करनी पड़ी। उस दौर का तिकरित अपनी विपस्तताओं के लिए कुख्यात था। इन परिस्थितियों ने सद्दाम को बचपन में ही भयानक रूप से शक्की और निर्दयी बना दिया। बच्चों के हाथों पीटने के भय से सद्दाम हमेशा अपने पास एक लोहे की छड़ी रखते थे। उस वक्त के इराक पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांतिकारी घटनाएं दिन ब दिन तेज होती जा रही थी। जवानी में कदम रखते रखते वह विद्रोही हो गए और ब्रिटिश नियंत्रित राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के लिए चल रहे राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो गए। हालांकि पश्चिम के अखबार इस आंदोलनों को गुंडे बदमाशों की टोली ही कहता था। 1956 में वह बाथ सोशलिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। बाथ सोशलिस्ट पार्टी अरब जगत में साम्यवादी विचारों की वाहक थी। सद्दाम उसमें वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण नहीं, अपनी दीर्घकालीन रणनीति के तहत शामिल हुए थे। वर्ष 1958 में इराक में ब्रिटिश समर्थित सरकार के खिलाफ विद्रोह भड़का और ब्रिगेडियर अब्दुल करीम कासिम ने राजशाही को हटाकर सत्ता अपने हाथों में कर ली। सद्दाम तब बगदाद में पढ़ाई करते थे। तभी उन्होंने 1959 में अपने समूहों की मदद से कासिम की हत्या करने की कोशिश की। वह देश से भागकर मिस्र पहुंच गए। 4 साल बाद यानी 1963 में कासिम के खिलाफ बाथ पार्टी में बगावत हुई। बाथ पार्टी के कर्नल अब्दुल सलाम मोहम्मद आरिफ गद्दी पर बैठे और सद्दाम घर लौट आए। इसी बीच सद्दाम ने साजिदा से शादी की, जिससे उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। सद्दाम ज्यादा दिन चैन से नहीं रह पाए। एक बार फिर बाथ पार्टी में बगावत हुई और सद्दाम को नई हुकूमत ने जेल में डाल दिया। वह तब तक जेल में रहे जब तक कि 1968 में बाथ पार्टी के मेजर जनरल अहमद हसन अल वकर ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथों में न ले ली। अल वकर उनके सचेरे भाई भी लगते थे। वह अल वकर की रिवॉल्यूशनरी कमांड काउंसिल के प्रमुख सदस्य बन गए। सच बात तो ये भी है कि वही बकर की सत्ता के असली कर्ता धर्ता थे। शुरुआत में वह बड़े उदार थे, लेकिन धीरे धीरे वह अपने असली रूप में आ गए। बकर बीमार थे और सत्ता की चाबुक का वही इस्तेमाल कर रहे थे। उन्होंने सुन्नी जगत में अपनी अलग छवि बनाई और पर्दे के पीछे अपना एक अलग समूह तैयार करते रहे। 16 जुलाई 1979 को अल बकर को सत्ता से हटाकर वह स्वयं इराकी गद्दी पर बैठ गए और इराक के नए राष्ट्र प्रमुख बन गए। वह चाहते तो इस सत्ता परिवर्तन को स्वाभाविक हिंसा रहित तख्ता पलट का रूप दे सकते थे, लेकिन उन्हें तो ये संदेश देना था कि अब सत्ता में सद्दाम हुसैन आ गए हैं, इसलिए बगावती तेवर वाले सावधान हो जाएं। उन्होंने एक के बाद एक 66 विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। अपने शासन के आरंभिक वर्षों में सद्दाम हुसैन अमेरिका के लाडले थे। उन्होंने ईरान से युद्ध मोल लिया और अमेरिका से मदद ली। अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रॉगन ने उनकी मदद भी की। कैसी विचित्र सी बात है कि जब रोनाल्ड रॉगन की मृत्यु हुई तो उसी वक्त सद्दाम हुसैन अमेरिकी सत्ता की जेल में मौत का इंतजार कर रहे थे। 1982 में एक बार दुजेला गांव में उनके ऊपर हमला हुआ था, जिसके जवाब में उन्होंने वहां 148 शियाओं की हत्या करवा दी और यही फैसला उनकी फांसी का कारण बना। इसी तरह कुर्दों के ऊपर भी उनके जुल्मों की कथाएं कम दर्दनाक नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने 1990 के दशक में अपने खून से कुरान लिखवाई थी,
द गार्डियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सद्दाम ने अल्लाह के प्रति कृतज्ञता जताने के लिए 2 सालों के दौरान अपने 27 लीटर खून देकर उसे स्याही का रूप में प्रयोग करवाकर कुरान के सभी 114 अध्यायों के 605 पन्नों में लिखवा कर संग्रहित करवाया। इन सभी 605 पन्नों को लोग देख सके, इसके लिए उन्हें शीशे के केस में सजा कर रखवाया गया। सद्दाम हुसैन की जीवनी लिखने वाले कौन कपलिन ने भी ब्लड कुरान के बारे में लिखा है। ब्लड कुरान के नाम से चर्चित इस कुरान को बगदाद की एक मस्जिद में रखा गया था। 2006 में सद्दाम को फांसी दिए जाने के बाद इस कुरान को सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगा दी। विल बॉडेन वर्पर के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपने आखिरी दिनों में अमेरिकी सिंगर मैरी जे ब्लीज के गाने सुनते, अपनी पसंदीदा सिगार पीते, मफिन खाते और जेल के अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों को कहानियां सुनाते। जेल के अंदर उन्होंने सुपर 12 में शामिल सुरक्षा कर्मियों से दोस्ती कर ली थी। सुपर 12 के सैनिकों और सद्दाम हुसैन के बीच आखिरी समय तक अच्छा संबंध रहा। विल बॉडेन वर्पर अपने किताब में लिखते हैं कि जब उन्होंने सद्दाम को उन लोगों के हवाले किया जो उन्हें फांसी देने वाले थे, तो सद्दाम की सुरक्षा में लगे सभी सैनिकों की आंखों में आंसू थे। लगभग 10 वर्ष तक वह लगातार ईरान से लड़ते रहे, जिससे उनकी छवि एक जुझारू लड़ाके की बनी। लेकिन उनकी उल्टी गिनती तब शुरू हुई जब उन्होंने 1990 में कुवैत पर कब्जा कर लिया। इससे वह अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठानों की नज़रों में आ गए और जल्दी ही खाड़ी युद्ध शुरू हो गया। 42 दिनों के युद्ध के बाद इराक अमेरिकी गठबंधन सेनाओं से पराजित तो हुआ, पर सद्दाम हुसैन झुके नहीं। इसी वजह से बार बार अमेरिका को लगता रहा कि वह फिर चुनौती बन सकते हैं। लिहाजा उनके खिलाफ 2003 में फिर युद्ध हुआ और उसके बाद की कहानी हमारे सामने है। वह एक तानाशाह तो थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने खुद को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पेश किया, अमेरिका के आगे नहीं झुके, उसने उन्हें वाकई अरब जगत का नायक बना दिया।